हेलो स्टूडेंट्स। आज प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंदर हम अंतिम उप बिंदु पढ़ेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाएं क्या है, उसकी क्या क्या कमियां हैं, इनके बारे में विस्तार से हम आज अध्ययन करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें। तो चलिए आज का हम टॉपिक प्रारंभ करते हैं। अनेक विद्वानों ने तथा अनेक आधारों पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है। यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि से न्याय की धारणा उपयोगी थी और उसका अपना महत्व था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अनेक आधारों पर आलोचकों ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कड़ी अग्नि परीक्षाएं की। इसलिए सेबाइन नामक विद्वान है, वह ये कहते हैं कि ये अत्यधिक स्थैतिक, व्यक्तिनिष्ठ, नैतिक रूप से पतनकारी, अमनोवैज्ञानिक और अव्यवहारिक है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो पहली आलोचना की जाती है वह है कि ये एक कानूनी धारणा नहीं बल्कि नैतिक धारणा है। न्याय शब्द के कानूनी पहलू को ध्यान में रखकर कुछ आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कानूनी न्याय नहीं, यह न्याय आत्मसंयम, आत्मनिषेध आदि नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। ये एक निष्क्रिय सिद्धांत है। व्यक्तियों की इच्छाओं एवं विभिन्न हितों में टकराट होने की दशा में प्लेटो का न्याय सिद्धांत अधिक कारगर सिद्ध नहीं होता। अतः इस शब्द का अर्थ वह नहीं है जो साधारणतः न्याय शब्द का अर्थ माना जाता है। ये एक कुल मिलाकर ये एक नैतिक सिद्धांत। दूसरी आलोचना की जाती है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह व्यक्ति को राज्य का अधीन बना देता है। यह व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतया राज्य के अधीन कर देता है। इकाई के रूप में व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों न हो, कोई विशेष महत्व नहीं माना गया। सब ऐसा लगता है कि सभी वर्ग के लोगों के हाथ पैर जकड़े हुए हैं। केवल सामाजिक अंग के आधार पर ही व्यक्ति के बारे में विचार किया गया है। इसलिए एक विद्वान हुआ है वेपर नामक विद्वान का कहना है कि निम्न वर्ग शासकों की बिना असंतोष व्यक्त की आज्ञा मानता है, ताकि अभद्र की इच्छाएं कुछ भद्र की इच्छाओं तथा विवेक द्वारा संचालित रहे तथा भद्रों को अपने व्यक्तिगत हित राज्य के हितों के लिए छोड़ने को बाध्य करता है। अतः यह सिद्धांत व्यक्ति को अधीनस्थ के श्रेणी में डालता है। तीसरी जो आलोचना है ये अत्यधिक एकीकरण पर बल देता है। ये जो सिद्धांत है ये अत्यधिक एकीकरण पर बल जोड़ देता है। अरस्तु ने न्याय सिद्धांत को, ये आलोचना अरस्तु ने की है और अरस्तु का कहना है कि न्याय सिद्धांत अत्यधिक एकीकरण की दिशा में ले जाने वाला है। ये व्यक्ति को राज्य के हित साधन के लिए यंत्र मात्र समझता है। व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हैं, वो अपनी आत्मा के केवल उसी गुण का विकास कर सकता है जो अन्य दो गुणों से ज़्यादा प्रबल हो। अतः प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आधारित व्यवस्था में व्यक्ति के बाकी जो अगर दो गुण और भी हो सकते हैं, व्यक्ति के बाकी दो गुणों के विकास की आहुति अत्यधिक एकीकरण की वेदी पर चढ़ा दी जाती है। मतलब अन्य दो गुणों का वो विकास नहीं कर सकता। अगली जो आलोचना है वह है अत्यधिक केंद्रीकरण। एक तरफ ये अत्यधिक एकीकरण पर बल देता है तो दूसरी तरफ ये अत्यधिक पृथकीकरण, ये अत्यधिक अलगाव पर बल देता है।
जहाँ अरस्तु ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अत्यधिक एकीकरण की दिशा में ले जाने वाला कहा, वहाँ कुछ आलोचकों ने प्लेटो को राज्य के अत्यधिक पृथकीकरण की दिशा में ले जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनके विचार में प्लेटो का राज्य एक इकाई नहीं है, बल्कि एक राज्य के नागरिकों का वर्गीकरण करके तथा उनमें कार्यों का विभाजन करके प्लेटो ने राज्य की एकता को आँच पहुँचाई है। इस वर्गीकरण एवं कार्य विभाजन के कारण राज्य के विभिन्न वर्गों में सामान्य हित की भावना का अभाव हो जाता है। उनका समूचा ध्यान अपने वर्गगत हितों की ओर केंद्रित हो जाता है और वे वर्ग हित साधन के सिवा अन्य किसी प्रकार के उद्देश्यों के ध्यान में नहीं रहते। कुल मिला के इस बिंदु का मतलब यह है कि जब एक वर्ग को उत्पादन का काम करना है, दूसरे को सैनिक वर्ग, तीसरे को शासक वर्ग का, तो ये समाज के तीनों वर्गों में एक तरह से विभाजन कर देता है और ये तीनों वर्ग केवल अपने अपने हित साधन करने लगते हैं। इसलिए ये पृथकीकरण या अलगाववाद को बल देने वाला सिद्धांत कहलाता है। पांचवी जो विशेषता है कि ये जो सिद्धांत है ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र का विरोधी है। एक विद्वान हुए हैं जेनोफोन और जीन बोवले। जेनोफोन और जीन बोवले के अनुसार प्लेटो का न्याय सिद्धांत अलोकतांत्रिक अप्रजातांत्रिक है। इसमें एक वर्ग का राजनीतिक शक्ति पर अधिकार है जो अल्पसंख्यक है, वो कौन है? राजा है। जबकि दूसरे वर्ग को जो बहुसंख्यक है उससे वंचित रखा गया है, यानी उत्पादक जो वर्ग है उसको शासन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, इसमें प्रत्येक वर्ग के लोगों के पांवों में जंजीरें हैं। वे चाहे तो अपना वर्ग बदल नहीं सकते। स्पष्टतः यह सिद्धांत प्रजातांत्रिक सिद्धांतों विशेषकर समानता के जो सिद्धांत है उसका अत्यधिक विरोधी है। अगली जो विशेषता है वह है विरोधाभास। ये कहा जाता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत विभिन्न वर्गों में पारस्परिक अहस्तक्षेप, नॉन इंटरफेरेंस एवं समानता को प्रोत्साहन देने वाला है। राज्य के तीन अंग एक दूसरे की कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, किंतु व्यवहार में हम ये पाते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में राज्य के विवेक का प्रतिनिधि दार्शनिक शासक बाकी दो वर्गों सैनिक और उत्पादक, इन दोनों पर कठोर नियंत्रण और हस्तक्षेप रखता है। साथ ही इस वर्ग का स्थान अन्य वर्गों की बराबरी का भी नहीं है। इसका स्थान अपेक्षाकृत अत्यंत उच्च है। राजा को अत्यंत शक्तियाँ दी गई हैं, जबकि ये दोनों वर्ग इसके नियंत्रण में काम करते हैं। तो ये एक तरह से विरोधाभास या कॉन्फ्लिक्ट है कि ये कार्य विशिष्टीकरण या पृथकीकरण का सिद्धांत है या नहीं। अगली विशेषता है जो आलोचना की जाती है, जिस आधार पर कहा जाता है, वह है अधिकारों और दंड का अभाव। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अधिकारों और दंड का अभाव है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रताओं, उसकी ऐच्छिक कार्यों के क्षेत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। प्लेटो यह तो कहता है कि कोई किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे,
लेकिन मान लीजिए कोई हस्तक्षेप करता है, उत्पादक वर्ग सैनिक वर्ग उत्पादक वर्ग के शासक वर्ग का हस्तक्षेप करता है, तो पनिशमेंट क्या होगा, क्या दंड दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। वस्तुतः प्लेटो का न्याय सिद्धांत विभिन्न व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाले, यदि उनमें संघर्ष हो जाए, उसके जो समाधान का कोई विकल्प नहीं देता कि उनका क्या समाधान किया जाएगा, इसका कोई विकल्प प्लेटो के न्याय सिद्धांत में नहीं दिया गया। एक विद्वान हुए कार्ल पॉपर, इनकी पुस्तक है एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी। पॉपर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है। उसके अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सर्वसत्ताधिकारवादी राज्य के अंकुर छिपे हैं। पॉपर ने यह भी आरोप लगाया कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत परिवर्तन और सुधार का विरोधी है, क्योंकि न्याय का अर्थ अपनी जगह पर सदा पड़े रहना है। कुछ आलोचकों के अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत में फांसीवाद के बीज भी नीत हैं। ये सिद्धांत असमानता का विरोध करता है, प्रजातंत्र का विरोधी है, मानव अधिकारों का विरोधी है। ये केवल कर्तव्य केवल कर्तव्य पर बल देता है, और शासन का जो अधिकार है वो कुछ लोगों को ही, विशेष लोगों को ही सौंपता है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर, कंक्लूजन। अनेक आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के न्याय सिद्धांत के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों की परिस्थितियों के संदर्भ में इसका महत्व नितांत स्पष्ट है। प्लेटो कालीन यूनानी समाज में बड़ी अव्यवस्था फैली हुई थी और प्रत्येक राज्य धनी तथा निर्धन दो परस्पर विरोधी भागों में बटे थे। उस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रचलित था। थ्रेसीमेकस और सोफिस्ट विचारक बुद्धि और तर्क की दृष्टि से भी इसे न्याय संगत ठहरा रहे थे। इनके विरोध में नैतिकता और सदाचरण को प्रतिष्ठित करने के लिए तथा तत्कालीन यूनानी नगर राज्य व्यवस्था की कुरीतियों को दूर करने के लिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संक्षेप में प्लेटो का न्याय सर्वधर्म का सिद्धांत है, सदाचारण का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत है, जो कानूनी न्याय की अपेक्षा अत्यंत व्यापक है। इस प्रकार आज हमारा प्लेटो का न्याय सिद्धांत टॉपिक पूरा हुआ। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।